हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। वेलकम वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एई के लिए और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। कंसेप्ट लर्निंग वाले फेज में है। तो आज का जो टॉपिक है, जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हेडिंग आप देख रहे होंगे, थ्योरी ऑफ कंजम्पटिव यूज। ओके, ये जो क्लास है आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे। बेसिक मेरे को एक दो दिन का समय दीजिए। बात क्या है कि जो गांव गया था, तो गांव से आया हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया है, सर्दी खांसी, बार बार खांसना पड़ रहा है। मेडिसिन लेके रखा है। ओके, एक दो दिन में सही हो जाएंगे। फिर हम लोग लाइव क्लास चालू करेंगे। उसके ऊपर से मतलब जर्नी के दौरान मेरे हाथ में यहाँ पे लग गया चोट, ये देख रहे होंगे, सूजा हुआ, फूला हुआ है इस जगह पे। ओके, तो वो एक दिक्कत हो गई है। खैर ये तो माइनर प्रॉब्लम है, मैं तो राइट ही हूँ, राइट हैंड से लिखते हैं हम। चलिए, खैर वो सब छोटा मोटा चीज है। ओके, आप लोग फोकस करिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, फोकस कीजिए। चालू करते हैं। कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, व्हाट इज कंजम्पटिव यूज? देखिए, इधर गया ग्रीन पेन। ये मान लीजिए लैंड है, आपका जमीन है ना? ये जमीन है, इसके ऊपर एक फसल आपने लगाया है। ग्रीन कलर का प्लांट दिखा देते हैं। दिस इज योर प्लांट। ये जड़ हो गया, रूट हो गया। दिस इज योर रूट। ठीक है, ये रूट हो गया, ये प्लांट्स है। अभी देखो, कंजम्पटिव यूज का मतलब आप सीधा ऐसा समझिए। अच्छा, प्लांट में पत्ते होंगे ना, ये लीव्स, लीव्स बना देता हूं, पत्तों को बना दीजिए। बहुत प्यार से समझिए, अच्छे तरीके से, कुछ है नहीं कुछ दिमाग लगाने का। ओके, मैं बता रहा हूं, इतना आसानी से आप इजीली समझ जा रहे हैं, मतलब इतना ही है ना? कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, नहीं नहीं नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप से बताना पड़ता ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जितना है उतना ही बताऊंगा। देखो, पानी किन किन चीजों में जरूरत होती है, किन किन चीजों में जरूरत होती है। ये आपका लैंड है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, ये क्या है? लैंड है। दिस इज योर लैंड। कलर चेंज नहीं हुआ। दिस इज योर लैंड, है ना? जमीन था, इसको ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है। उसके ऊपर आपका पौधा लगा हुआ, उसमें पत्ते हैं, सब कुछ है। आप वाटर अप्लाई करोगे, पानी दोगे, इरिगेशन के पर्पज से पानी दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ये क्रॉप को पानी चाहिए, इसलिए आप दे रहे हो। तो ये जो पानी आप प्रोवाइड करोगे, ये पानी किन किन चीजों में यूज होना है, इस चीज को हमें समझना है, और वही चीज है कंजम्पटिव यूज। तो देखिए, पहला, पानी जाएगा जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जो पानी गया, वो पानी रूट एब्जॉर्ब करेगा। रूट एब्जॉर्ब करेगा, तो रूट एब्जॉर्ब किया तो वो पानी फिर किधर जाएगा? आपने बचपन में अगर साइंस पढ़ रखा है अच्छे से, बायोलॉजी, है ना? बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता था अपना, मतलब बॉटनी। बॉटनी में फिर हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते थे, जाइलम एंड फोइलम, याद है? ओके, तो उन सब चीजों को पढ़ते थे। उनका काम क्या है? यही न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। तो उन्हीं के थ्रू से ये वाटर ट्रांसपोर्ट होगी प्लांट के अंदर। तो प्लांट जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लांट के अंदर, तो प्लांट क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको यूज करेगा अपने मेटाबॉलिज्म में। किस चीज में यूज करेगा? पहला वर्ड कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन विच इट विल यूज इज फर्स्ट वर्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है? ये पहला पानी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पानी का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब आप सिंपली ये समझिए, जो प्लांट सेल हैं वो क्रिएट होंगे। दैट इज क्रिएशन ऑफ, इन क्रिएशन ऑफ न्यू प्लांट सेल सम वाटर इज यूज्ड। हाँ, तो ये एक पोर्शन है। उसके बाद क्या होगा? जितना बहुत सारा पानी इनटेक हुआ है रूट के थ्रू से प्लांट के अंदर, लेकिन उसमें से कुछ पानी यूज हो रहा है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू प्लांट सेल। बाद बाकी का जो पानी होगा वो क्या होगा? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एक प्रोसेस और होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बेसिकली क्या होता है? प्लांट ग्लूकोज वगैरह बनाता है। ओके, अपना खाना बनाता है ना? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वो खाना वगैरह बनाता है, तो एटमॉस्फेयर से क्या लेता है? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो एब्जॉर्ब करती है।
समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एब्जॉर्ब करती है और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद क्या होता है, कुछ बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, तो वो जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है ना, वो उसमें से वाटर वेपर होता है। तो वो वाटर किधर से आया, यही जो वाटर प्लांट कैप्चर कर रहा है ना थोड़ा रूट, वो फोटोसिंथेसिस में यूज होगी, जितना यूज होना था वो यूज होगा। फिर जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो मतलब बाहर निकल जाएगी, इस प्लांट से बाहर निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो वो एस्केप कैसे करेगा, ये जो लीव्स होते हैं ना प्लांट के, ये लीव्स पत्ते, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ये पत्तों पे छोटे, आपको मालूम है जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, जो भी ग्रीन पार्ट होता है, हरा वाला पोर्शन, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल बोल के एक पिगमेंट होता है, ओके, ग्रीन कलर पिगमेंट, ये सारा चीज है वो +10 +2 का, तो वो उन सब चीजों को अपने को नहीं जाना है। बस अभी ये समझिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, उस दौरान पानी कुछ यूज हुआ और बाकी पानी रह गया, तो वो जो बाकी पानी रह गया वो पानी प्लांट से बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ये पत्तों से क्या बाहर निकलता है, दो चीज, एक तो निकलेगा पानी H2O बाहर निकलेगा, प्लस ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। इसलिए हम कहते हैं हरियाली लगाओ, अगल बगल पेड़ पौधा लगाओ, सांस लेंगे ऑक्सीजन हमको जो चाहिए, है ना। और बाकी का जो प्रदूषण करता है ये वाहन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो रिलीज करता है, वो तो प्लांट ले लिया, कंज्यूम कर लिया, और उसका वो उल्टा खाना बना देता है। तो कितनी खूबसूरत सी चीज है प्रकृति, है कि नहीं, नेचर, जबरदस्त। तो ये जो ओपनिंग है उनका नाम होता है स्टोमाटा, उनका नाम क्या है, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा समझिए, ये स्टोमाटा जो है ये ओपनिंग है, छिद्र है छोटे छोटे, जहां से H2O वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के बाद। एक चीज और याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन हो गया, ये स्टोमाटा जो है यहाँ पे एक तरह का सेल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। हो सकता है अगर जैसे यहाँ पे अपना जनरल साइंस है ना, जीके वाला पोर्शन, जीके जीएस वाला पोर्शन, उसमें पूछ ले कि जो प्लांट के पत्ते होते हैं उसमें जो स्टोमाटा होता है उसमें कौन सा सेल पाया जाता है, गार्ड सेल्स पाया जाता है। ठीक है, स्टोमाटा क्या है, माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जिसके थ्रू से ये प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जैसे वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, और ये वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, वेपर के फॉर्म में है ना, गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है एक तरह का। फिर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, दैट इज वो जो पत्ता है वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद वो जो H2O ऑक्सीजन वगैरह वो बाहर रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक फिगर है, इस फिगर में दिखा रखा है ट्रांसपीरेशन, मतलब ये क्या H2O हो गया, वाटर वेपर हो गया, O2 हो गया, इन सब चीजों को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, जिसका लाभ हम लोग उठाते हैं, है ना। तो अब बताओ, जो पानी आपने डाला उसका दूसरा इस्तेमाल क्या है, दूसरा इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसपीरेशन में, ट्रांसपीरेशन में, समझ रहे हैं, इट इज सेकेंड यूज ट्रांसपीरेशन में। ठीक है, तो ये दो यूज हो गया, मतलब प्लांट प्रॉपरली इन दो चीजों, इन दो का इस्तेमाल, मतलब प्लांट प्रॉपरली इन दो एक्टिविटीज में वाटर का इस्तेमाल किया। आपने जो भी वाटर अप्लाई किया उसमें से वो जो रूट वाटर को एब्जॉर्ब किया, उस वाटर में से कुछ पोर्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, दैट इज इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल, दूसरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो गया, और उसके बाद फिर एज ए बाई प्रोडक्ट वाटर वेपर और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, समझ रहे हैं। वो जो एज ए बाई प्रोडक्ट प्लांट के पत्तों से थ्रू स्टोमाटा जो वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है ये केवल और केवल कब होगा, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब आपको मालूम है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है उसके लिए सनलाइट की कितनी ज्यादा जरूरत है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जनरली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, सनलाइट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है वहां पे। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी हम ये कह सकते हैं कि इट इज कन्फाइंड टू डे टाइम, ये दिन में ही होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज ये समझो कि यहाँ पे जो प्लांट, अभी मैं सिर्फ प्लांट का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो प्लांट है वो दो तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल एंड ट्रांसपीरेशन में। इसमें से कौन सा वाटर ज्यादा है, तो ज्यादा वाटर है ट्रांसपीरेशन वाला, मतलब एज ए ट्रांसपीरेशन जो वाटर वो ट्रांसपायर करता है वो वाटर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर यूज्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाय द प्लांट,
है ना। तो इसलिए हम जनरली क्या कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो वाटर यूज कर रहा है प्लांट, इसको जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका जो क्वांटिटी है बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर यूज्ड इन ट्रांसपीरेशन। क्लियर है, यहां तक डिस्कशन समझ में आया। अब देखिए और कहाँ यूज हो जाएगा पानी। देखो ये तो हम एग्रीकल्चर रिलेटेड ये सब चीजों को इन सब चीजों से बात कर रहे हैं। मान लो खेत है, ओके जस्ट मिनट देख लेता हूँ वीडियो में मैं आ रहा हूँ कि नहीं। देखिए मान लीजिए आपका कोई एक खेत है, खेत में आपने फसल लगा रखा है, इरिगेशन कर रहे हो, तो इरिगेशन करोगे तो पहले पानी जमीन के ऊपर भी तो रहता है, फिर धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा। तो जमीन के ऊपर जब तक पानी है, समझिए, तो उस दौरान सनलाइट भी है, ओके, या फिर एटमॉस्फेयर का हीट भी है, तो उन कारण से कुछ वाटर इवापोरेट भी करेगा, एटमॉस्फेयर में इवापोरेट कर गया। समझ रहे हो कि नहीं। तो वो चीज को भी हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो तीसरा जो चीज यहाँ पे है, थर्ड टर्म, दैट इज योर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ओके। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ओके, ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिसिपिटेशन हुई मतलब बरसात हुई, तो सरफेस के ऊपर पानी आया, तो वहां से इवेपोरेशन हो रही है, फिर इवेपोरेशन हो रही है, तो वो फिर वो जो प्रिसिपिटेशन हुई वो पानी ग्राउंड वाटर में भी, ग्राउंड वाटर बोल रहा हूँ मतलब जमीन के अंदर भी गया होगा, जहां से रूट वाटर को एक्वायर किया होगा। फिर वो जो प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ट्रांसपिरेशन में वाटर का यूज कर रखा है। ट्रांसपिरेशन केवल डे टाइम में होगा, मतलब इट इज एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, इसलिए जब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होगी उन दौरान ट्रांसपिरेशन भी हो रहा होगा, है ना। मतलब डे टाइम इट इज कन्फाइंड टू, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डे टाइम ओनली। बट इवेपोरेशन का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इवेपोरेशन कभी भी हो सकता है, ये रात में भी हो सकता है। हाँ, वो रात में टेम्परेचर अगर कम है तो कम इवेपोरेशन होगा, दिन में ज्यादा होगा, है ना। लेकिन इवेपोरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अकरिंग इन डे ऑल्सो, इट इज अकरिंग इन नाइट ऑल्सो। ये तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेसिकली, समझ रहे चीजों को। तो ये तीन एक्टिविटीज में वाटर का बेसिकली यूज होता है, और इन्हीं एक्टिविटीज में जितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर का यूज हो जा रहा है, इसी को हम कह देते हैं कंजम्पटिव यूज। अब इसका जो कैलकुलेशन हम करते हैं, जनरली आप देखे होंगे, अगर इससे पहले पढ़ रखे होंगे, तो यूनिट जो होता है जैसे सीएम पर डे, एमएम पर डे, इस तरह से हम लिखते हैं। मतलब एक दिन में कितना डेप्थ ऑफ वाटर इन तीन एक्टिविटी में जनरली प्लांट आपका यूज कर ले रहा है, उसी को हम कहते हैं कंजम्पटिव यूज फॉर ए क्रॉप। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर ए क्रॉप, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी ध्यान दीजिए, एक पॉइंट मैंने बोला था कि जो वाटर इवापोरेट करती है प्लस जो वाटर ट्रांसपायर करता है प्लांट, इनके कंपैरिजन में ये जो वाटर यूज हो रही है इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दैट इज डेवलपमेंट और क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ प्लांट सेल्स, इसका परसेंटेज बहुत ही कम है, इसलिए जनरली हम इस वाटर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो जो कंजम्पटिव यूज है, it generally becomes equal to water required for transpiration and जो water evaporation हो रही है ना, इन्हीं दोनों का सम जो होता है वही कंजम्पटिव यूज कहलाने लगता है। इसीलिए इन दोनों वर्ड को, दैट इज ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को कंबाइन करके अगर एक कॉमन वर्ड बनाऊं, वो कॉमन वर्ड हो जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन। तो कंजम्पटिव यूज इज नथिंग बट वाटर रिक्वायर्ड फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन। और इसका आप किसी भी तरह से एस्टिमेशन कर सकते हैं। आप थ्रू आउट द क्रॉप, मतलब जो क्रॉप है वो जब से बोए हैं तब से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना भी आप पानी डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर पर डे का एस्टिमेशन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरह से क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है ना, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि पर 5 दिन कितना चाहिए, पर 10 दिन में कितना पानी चाहिए, मैं किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम पर डे के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया करते हैं, है ना। बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, लगभग 14-15 मेथड है, और सभी मेथड को हमको पढ़ना है बहुत डिटेल में, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन की जो लेवल है वो बढ़ गई है। और इस बार एमपीपीएससी यही में एक क्वेश्चन आया था फ्रंट वेट मेथड से। फ्रंट वेट मैं तो नाम पढ़ाता था, मैं तो चीजों को बताता था, लेकिन अदर जगह पे आप देखेंगे तो वो सब चीज आपको दिखेगा नहीं। बस ब्लेनिक रिडल मेथड एक फेमस मेथड है, उसका भी बहुत लोग खाली ब्लेनिक रिडल मेथड किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इतना ही चीज याद रखते हैं, उससे ज्यादा डिटेल याद नहीं रखते। लेकिन क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आजकल, तो हम लोग मेथड वगैरह जितने भी हैं सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात। तो कंजम्पटिव यूज होता है ये, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सिंपल सी चीज थी, 2-3 बातें थी इसमें और कुछ नहीं। चलिए अब इसका थ्योरी पढ़ते हैं। सॉरी, इसलिए थोड़ा, है ना, लाइव नहीं आया। देखिए
Consumptive use for a particular crop is defined as the total amount of water used by crop in its metabolism. That is, metabolism का मतलब क्या हो गया? Metabolism का मतलब हो गया building up of a new cell, comma transpiration from the crop and usual evaporation from the surface in any specified time. Evaporation तो कभी भी हो सकती है ना, लेकिन transpiration केवल दिन में होता है ना, और evaporation कभी भी हो सकता है। तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को कंबाइन करके जब मैं एक वर्ड बनाऊं जिसको मैं कहता हूं इवेपोट्रांसपिरेशन, तो ये फिर कभी भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन भी है, इवेपोरेशन भी है। तो ट्रांसपिरेशन केवल दिन में हो रहा है, ठीक है, होने दीजिए, लेकिन इवेपोरेशन तो रात में हो रहा है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन अगर मैं कह रहा हूं तो ये एनी टाइम हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ। ओके, तो ये चीज इस तरह से कहता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, कि since water consumed in metabolic activity is negligible in comparison to evaporation and transpiration, hence consumptive use is directly taken equal to evapotranspiration only. समझ में आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप। ये जो कंजम्पटिव यूज का वैल्यू है ना, डेफिनेटली देखो यार, हमारे पास अलग अलग तरह के क्रॉप है। आपने डेल्टा का वैल्यूज देखा, अलग अलग तरह का फसल का डेल्टा भी अलग अलग होता है, मतलब उनका वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अलग अलग सीजन के क्रॉप होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेम क्रॉप को अगर आपने डिफरेंट एरियाज में लगा रखा है तो उस वहां पर उसके मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हुए कंजम्पटिव यूज वेरी कर सकता है। ओके, यही पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है कि द वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज may be different for different crops and it can be different for same crop at a different place and a different time also. तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है। ओके, द वैल्यू ऑफ कंजम्पटिव यूज मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर द सेम क्रॉप एट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट टाइम्स। ओके, सेम क्रॉप के लिए भी डिफरेंट हो सकता है। मतलब राइस है तो कोई जरूरी नहीं है कि राइस का जितना कंजम्पटिव यूज आगरा में है उतना ही कंजम्पटिव यूज अपना मतलब पटना में होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। समझ में आया, बुझाया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो कंजम्पटिव यूज का मतलब समझ गया ना। कंजम्पटिव यूज का बेसिक मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर जो चीजें मैंने आपको समझाए, कंजम्पटिव यूज का बेसिक मतलब यही है कि जो प्लांट वाटर ले रहा है ना, वो जो ट्रांसपिरेशन कर रहा है वो वाला वैल्यू प्लस इवेपोरेशन जो हो रही है, इन दोनों को मिला के एक वर्ड हम कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। उतना अमाउंट ऑफ वाटर को ही हम इस क्रॉप के लिए कह देते हैं कंजम्पटिव यूज। ओके, मेटाबॉलिज्म में जो पानी चाहिए होती है उसको जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एक्चुअल कंजम्पटिव यूज क्या है, तो एक्चुअल कंजम्पटिव यूज में ये तीन फैक्टर्स आते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वाटर का यूज होना, ट्रांसपिरेशन में वाटर का यूज होना, और ये दो चीज कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। और जो सरफेस है जहां पे आपने पानी डाला है वहां से इवापोरेशन हो रही है। तो ये तीन चीजों को मिला के जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, इसको अगर पर डे निकाल रहे हैं तो उसी को हम कह देते हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हम लगा रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो वाटर कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है, इट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एंड इवेपोरेशन। हेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो वाटर यूज हो रही है उसको नेग्लेक्ट करता है, इसलिए जो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के लिए वाटर चाहिए होती है यही डायरेक्टली कंजम्पटिव यूज के बराबर हो जाती है, जिसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल कहानी, समझ गए? ओके, ये कंजम्पटिव यूज, तो ये डेफिनेशन, ये चीज आप क्लियर कट रखना माइंड में। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको वैसे पहले तो अभी बता ही रखा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वाटर एस्केप फ्रॉम ए लिविंग प्लांट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सॉरी, किस फॉर्म में पानी निकल रही है बाहर एटमॉस्फेयर से? इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहां से? थ्रू माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट इन लीफ, जिसको हम कहते हैं स्टोमाटा। ओके, इट इज जनरली अकरिंग ड्यूरिंग डे टाइम, दैट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये दिन में ही होता है ट्रांसपिरेशन, ओके, रात में नहीं होती। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो दिन रात कभी भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, transpiration generally occur during daytime but
evaporation is a continuous process, that is it occur in day and night both. Hence transpiration और evaporation को combine करके जो word हमने बनाया evapotranspiration, it is occurring continuously, मतलब day and night both again. ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं. ये जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, पानी, पेड़ से पानी बाहर निकल रहा है, यही है ना. तो इसको आप कह सकते हो एक तरह से ट्रांसपीरेशन लॉस कितना हो रहा है वाटर का, मतलब प्लांट कितना वाटर को छोड़ रहा है बाहर, एक्सकेप कर रहा है, निकाल रहा है. तो इसके लिए एक टर्म हम कॉइन करते हैं या फिर मतलब बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन लॉस. ओके, मतलब टोटल कितना वाटर एस्केप करिएगा. तो इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इस चीज को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, एक रेशियो हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन रेशियो. ये सब चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के हवाबाजी में निकल जाने का कोई मतलब नहीं है. जब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो अच्छे से ढंग से पढ़ लेंगे, जिससे कि बहुत सारा फायदा होगा हमें. ओके, ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या होता है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, मतलब मास ऑफ वाटर, मास किस चीज पे, क्या क्या चीज देख रहा है, मास है ना, उसका वजन, मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड टू द मास ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड आफ्टर इट्स फुल ग्रोथ. मतलब ड्राई मैटर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड आफ्टर इट्स फुल ग्रोथ, इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन रेशियो. मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई मैटर. ड्राई मैटर मतलब क्या, ड्राई मैटर मतलब ये होगा, सुनिए, मतलब आफ्टर फुल ग्रोथ हो गया है, प्लांट का फुल ग्रोथ हो गया है, ये सोचो, है ना. जैसे ये प्लांट है, ये तो अभी बच्चा ही है, छोटा है, और थोड़ा बड़ा होगा मान लीजिए, है ना. फुल ग्रोथ हो चुका है, फिर आप इसको कट कर दीजिए, सूख जाएगा, उससे पानी मॉइस्चर बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो. अब देखिए, जब से वो उतना बड़ा हुआ था तब तक में कितना पानी उसका ट्रांसपीरेशन हो गया, ये हम कैसे निकाल लेंगे. कंजम्पटिव यूज का अगर डेटा है और लोकल एरिया के इवापोरेशन का अगर डेटा वगैरह है तो वहां से हम केवल ट्रांसपीरेशन का डेटा निकाल सकते हैं इजीली. तो ट्रांसपीरेशन का डेटा अगर मिल गया हमको तो वहां से हम हमारे पास इक्वेशंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं बेसिक साइंस में, जिससे हम ये चीज एस्टिमेट कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि कितना मास वो अपने ग्रोथ पीरियड के दौरान ट्रांसपायर कर रहा है, ये चीज कैलकुलेट कर पाएंगे. तो ये क्वांटिटी ऑफ वाटर हम निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई जब पेड़ काटा वो सूख गया है, जब उसका ड्राई मैटर है उसका वजन कितना है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे. इसी रेशियो को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन रेशियो, है ना. इसी रेशियो को क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन रेशियो. देखिए, ट्रांसपीरेशन रेशियो रिप्रेजेंट ट्रांसपीरेशन लॉस. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो रेशियो है, इस रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि कितना वाटर लॉस हुआ है कुल ट्रांसपीरेशन, मतलब एज ए ट्रांसपीरेशन लॉस. समझ गए बात को, है ना, बड़ा सिंपल सा चीज था, कुछ नहीं है. तो ट्रांसपीरेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ड्राई मैटर. अब ड्राई मैटर कब, आफ्टर इट्स फुल ग्रोथ, है ना. तो एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़िए. ट्रांसपीरेशन रेशियो इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड टू द मास ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड आफ्टर इट्स फुल ग्रोथ. दिस इज योर ट्रांसपीरेशन रेशियो. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ट्रांसपीरेशन लॉसेस, मतलब एज ए ट्रांसपीरेशन कितना लॉस कर दिया है प्लांट ने वाटर का. ठीक है, अब ये ट्रांसपीरेशन को हम कैसे मेजर कर पाते हैं, तो इसके लिए एक डिवाइस होती है हमारे पास, एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है फाइटोमीटर. ये इक्विपमेंट का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. तो फाइटोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज जनरली यूज्ड टू मेजर ट्रांसपीरेशन. अब ये देखिए, ये स्टोमाटा का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, है ना. एक नॉर्मल सा डायग्राम है, छोटू मोटू डायग्राम है. ओके, या जूम करके, लेंस से जूम करके दिखाया कि पत्तों में स्टोमाटा होता है. तो ये स्टोमाटा देखिए, ये ओपनिंग वगैरह, तो यहाँ से देखिए क्या बाहर निकल रहा है, H2O, और फिर ऑक्सीजन वगैरह बाहर निकल रहा है ना. ये ओपन स्टोमाटा दिखा रहा है, कहीं क्लोज स्टोमाटा दिखा दिया. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो यहाँ से H2O और ऑक्सीजन वगैरह बाहर निकल जाती है. तो ये सब चीजें ऐसे सॉरी जस्ट मिनट. प्लस यहाँ पे स्टोमाटा में एक सेल का नाम बताया था मैंने, क्या होता है इनोस्टोमाटा, ये भी लिख लीजिए यहीं पे, है ना. एग्जाम में जनरल साइंस वगैरह जीके का क्वेश्चन हो गया. गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन हो गया. गार्ड सेल रहती है स्टोमाटा के अंदर. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंजम्पटिव यूज, और कुछ नहीं है. अब इसमें हम देखेंगे मेथड.
कि कौन कौन से मेथड है जिनको यूज करके हम कंजम्पटिव यूज को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन कह लीजिए या फिर कंजम्पटिव यूज कह लीजिए, जिसको हम CU के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। CU, C सबस्क्रिप्ट में U, C फिर छोटा u ऐसे, दिस इज योर कंजम्पटिव यूज CU। इसको जनरली हम एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो जनरली पर डे के बेसिस पे हम कंसिडर कर लेते हैं। और जनरली हमारा देखिए जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, हम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्रेजेंट नहीं करते, हम डेप्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना mm पर डे, है ना, इस तरह से। ओके, तो दिस इज योर बेसिकली कंजम्पटिव यूज, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन या फिर कंजम्पटिव यूज। ओके, तो इवेपोट्रांसपिरेशन अब कोई आपको बोल दे या कंजम्पटिव यूज बोल दे तो दोनों एक ही चीज है ना, मिसकंफ्यूजन उसमें होने का कोई जरूरत नहीं है। ओके लेकिन कंजम्पटिव यूज का अगर थोड़ा और डिटेल अंदर जाके जाएंगे तो एक चीज को हमने नेग्लेक्ट किया था, क्या? वाटर रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिज्म, बाकी सब तो कंसिडर किया ही है। ओके, आगे बढ़ता है। To measure or estimate the consumptive use, there are three main method. डायरेक्ट मेथड जिसको हम फील्ड मेथड्स भी कहते हैं, दूसरा तरह का मेथड है जिसको हम इंपेरिकल मेथड कहते हैं, और तीसरा तरह का मेथड है पैन इवेपोरेशन मेथड। ये पैन इवेपोरेशन मेथड वगैरह का थोड़ा एक बेसिक आइडिया आपने हाइड्रोलॉजी वगैरह में भी पढ़ रखा होगा इवेपोरेशन के मेजरमेंट में, है ना। तो पैन इवेपोरेशन मेथड वही उसी तरह का मेथड यहाँ पर भी हम यूज करते हैं कंजम्पटिव यूज और इवेपोट्रांसपिरेशन को निकालने के लिए, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ईच एंड एवरी मेथड के बारे में हम नोट्स लिखेंगे, उसके किस तरह से किया जाता है, प्रोसीड्यूर, सारा चीज, कुछ भी एग्जाम में आज के टाइम पे पूछा जा सकता है। जो डायरेक्ट मेथड है या फिर जिसको फील्ड मेथड कहते हैं, ओके, in this method field observations are made and physical model is used for this purpose. This include vapor transfer method या फिर जिसको हम soil moisture studies के नाम से जानते हैं, SMT। ओके, फील्ड प्लॉट मेथड हो गया, टैंक एंड लेसीमीटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, टैंक एंड लेसीमीटर मेथड। ये टैंक एंड लेसीमीटर डिवाइस आपसे पूछा जा सकता है कि आप कंजम्पटिव यूज कैसे निकाल सकते हो, तो लेसीमीटर, है ना, लेसीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द इवेपोट्रांसपिरेशन, तो इसके बारे में देखेंगे। इंटीग्रेशन मेथड या फिर समेशन मॉडल मेथड इसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इरिगेशन मेथड एक अलग मेथड है, फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड है हमारे पास, है ना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड। तो ये सारा सब फील्ड मेथड है या फिर डायरेक्ट मेथड है या फिर कह सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड है। ओके, जिसको यूज करके हम इवेपोट्रांसपिरेशन या फिर कंजम्पटिव यूज को निकाल रहे होते हैं। मतलब सीधा जाके फील्ड पे एक क्रॉप वगैरह कुछ प्लांट करके लगा के फिर कैलकुलेशन वगैरह करते हैं एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हम लोग करेंगे, हर एक मेथड में करेंगे, कैसे कैसे किया जाता है, कैसे एनालिसिस कंप्लीट होती है, उन सब चीजों को देखेंगे। अब जो सेकंड कैटेगरी ऑफ मेथड है इंपेरिकल मेथड्स, उनमें क्या क्या नाम है, तो देखिए इंपेरिकल मेथड के अंदर जो आपका नाम है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नेम से समझिए, इंपेरिकल कैटेगरी के अंदर ब्लेने-क्रीडल मेथड एग्जाम में पूछता है, मॉडिफाइड पेनमैन मेथड, जेनसन-हेज मेथड, इस बार ये एग्जाम में पूछा गया था, फ्रंट वेट मेथड, क्रिस्टेन्स मेथड। ओके, तो क्रिस्टेन्स फार्मूला, तो ये सारा बेसिकली 5 तरह का मेथड है। ओके, जिसके बारे में हमें पढ़ना है इंपेरिकल मेथड के अंदर। अभी इसके बारे में क्या पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है। ओके, प्लेने-क्रीडल मेथड के असम्पशंस क्या है, किस पर बेस्ड है, उसका फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेशन होता है, मॉडिफाइड पेनमैन मेथड क्या है, उसका फार्मूला क्या है, किस चीज पर बेस्ड है, कैसे कैलकुलेशन होता है, सब चीज। फ्रंट वेट मेथड इज बेस्ड ऑन व्हाट आर द असम्पशन, है ना, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, सब चीज, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। ओके, यही सब चीज एस्केप हो जाता है अदर जगह पे, लेकिन यहाँ पर होगी नहीं, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप बस नोट्स बना के लिखेंगे, है ना, कि ये सारे मेथड हैं जो जिनको यूज करके हम कैलकुलेट कर पाते हैं कंजम्पटिव यूज। ये हम मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले हम आज दूसरा एक टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कंजम्पटिव यूज और मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज के बारे में मैंने आपको दे दिया। तो ये सेकंड कैटेगरी में ये सारे मेथड थे, जो मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि इसमें ना लंबा डिस्कशन होगा ये सारे सभी मेथड्स को डिस्कस करने में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा चीज, ठीक है। तो ये कंजम्पटिव यूज एंड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पटिव यूज का आइडिया क्लियर है आपके पास अब, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड जो अपना टॉपिक है वो क्या है,
इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये छोटा सा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को पहले हम समझते हैं, इस टॉपिक को समझ लेंगे, ठीक है। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितने तरह की इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज योर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR। अब ये कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब बेसिकली आपको कितना पानी देना है एग्रीकल्चर के रूप में, यही है ना इरिगेशन रिक्वायरमेंट। मान के चलो एक खेत है, कोई एक खेत है, इसमें कोई फसल आपने लगा रखा है, ठीक है, ये फसल आपने लगा रखा है, तो अब ये फसल के ग्रोथ के लिए आपको वाटर तो अप्लाई करना होगा, वाटर तो अप्लाई करना होगा, तो ये वाटर आपको करना होगा इरिगेशन। तो इरिगेशन आपको कितना करना है, यही चीज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताओ, जब तक में ये फसल लगा है, क्या तब तक में यहाँ इस खेत के ऊपर कभी बादल नहीं आए होंगे क्या? आएंगे, डेफिनेटली बादल आए होंगे, तो कभी ना कभी प्रेसिपिटेशन भी होगा, है ना, बरसात भी होगी। तो बरसात अगर हो रही है, जब वो प्लांट ग्रो कर रहा है उस दौरान बरसात भी हो रही है, तो वो बरसात का पानी क्या फालतू पानी है क्या? उसका यूज नहीं करेगा क्या प्लांट? करेगा। तो वो जो रेनफॉल उस समय हुई जब वो क्रॉप आपका यूटिलाइजेशन में ले रहा है उस पर्टिकुलर रेनफॉल को, उसी रेनफॉल को हम कहते हैं इफेक्टिव रेनफॉल इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसको हमने कह दिया पी इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ओके, पी इफेक्टिव का मतलब क्या? यहाँ पे देखिए इफेक्टिव रेनफॉल लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसी को हम कहते हैं पी इफेक्टिव। ओके, जस्ट मिनट, पावर ऑफ हो गई हमारी, एक मिनट। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं पी इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, मतलब जब आपने फसल लगाया है तो उस दौरान कुछ ना कुछ बरसात भी तो होगी, तो वो बरसात का भी तो पानी यूज करेगा अपने ग्रोथ में ही वो पर्टिकुलर प्लांट। समझ में आ रहा है बात को, है ना? तो इसको हमने कह दिया पी इफेक्टिव। लेट्स सपोज ये जो पी इफेक्टिव का डेटा है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे, लेट्स सपोज जो पी इफेक्टिव का डेटा है, इट इज ये ऐसा कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 mm पर डे, मान के चलिए इस तरह से ये इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया पे। ओके, अब ये जो प्लांट है इसका जो कंजम्पटिव यूज है, ठीक है, आपने ये कंजम्पटिव यूज पहले से निकाल रखा है, और लेट्स सपोज इसका जो कंजम्पटिव यूज है इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 mm पर डे, है ना। ये कंजम्पटिव यूज है कि इतना डेप्थ ऑफ वाटर आपको चाहिए ही चाहिए इसके ग्रोथ के लिए, है ना। दिस इज योर कंजम्पटिव यूज। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी व्हाट? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस पी इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस पी इफेक्टिव, है ना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कंजम्पटिव यूज जो है 5 और पी इफेक्टिव कितना है 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 mm पर डे। तो इरिगेशन हमको करना होगा किस रेट से? 3 mm पर डे के हिसाब से। इसी को हम कह देते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या समझे? मतलब कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप को सेटिस्फाई करने के लिए अगर बरसात भी हो जा रही है, उसमें वो फैक्टर भी कंसिडर कर लिया, तो आपको फिर कितना किस रेट से इरिगेशन करना है अपने खेत में, है ना। यही चीज को आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो किस फॉर्म में? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के फॉर्म में। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट विच इज कॉल्ड एज कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR। याद रहेगा, ध्यान रहेगा, समझ गए बात को, है ना। ये कंजम्पटिव यूज क्या है? 5 mm पर डे, मतलब इतना तो पानी आपके प्लांट को, आपके क्रॉप को चाहिए ही चाहिए। तो इतना चाहिए, तो ये फुलफिल करना है, फुलफिल कैसे कर पाओगे आप? इरिगेशन के माध्यम से। लेकिन आपने देखा कि उस दौरान कुछ इफेक्टिव रेनफॉल भी हो गई, मतलब वो पानी भी यूज हो गई, है ना। तो इरिगेशन कितना करना पड़ेगा, यही चीज आपको यहाँ पे बताना है। तो ये कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 mm पर डे। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमको एरिया वगैरह सब चीज मालूम है, तो हम वॉल्यूम वगैरह भी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। किसी भी तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें क्या है, सब तो अपने हाथ में ही है। क्लियर? ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ में आया? अब चलते हैं आगे। लाइट चली गई है, नहीं तो मैं आ जाता स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखते हैं, है ना। सर्दी हो गया है, बहुत प्रॉब्लम करता है ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसका नाम क्या है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल NR। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR इक्वल टू क्या है? ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे। ये देखिए, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट
CIR मतलब इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, क्रॉप को देना ही देना है ना, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब क्रॉप को देना ही देना है। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो आपको सेटिस्फाई करना ही करना। प्लस देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने लीचिंग वगैरह का बता रखा था, तो लीचिंग के लिए जो पानी चाहिए उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लीचिंग रिक्वायरमेंट। प्लस एक और पानी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बेसिकली जनरली ऐड करते नहीं है लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं PSR। PSR क्या है? प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। प्री सोइंग रिक्वायरमेंट जनरली मतलब हर वक्त जरूरत नहीं पड़ती है, ओके हर वक्त जरूरत नहीं पड़ती है प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपको सवाल के अंदर दे रखा है प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, तो आप नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पे एडप्ट कर सकते हो उसको। ओके, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट इज ए रेयर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। अभी ये देखिए मतलब हर वक्त जरूरत नहीं पड़ता है। CIR का मतलब तो आपको मालूम था, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। LR का मतलब क्या हो गया? ये हो गया लीचिंग रिक्वायरमेंट, है ना। LR का मतलब हो गया लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट। ओके, और लीचिंग रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है ये चीज मैंने आपको अब बता दिया, तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। नाउ PSR मतलब प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, इसे हम कहते हैं PSR, ठीक। इस ये हो गया आपका प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। ये मतलब हर वक्त जरूरत नहीं होता है। प्री मतलब आप सोचिए ना, बीज बोने से पहले कुछ पानी की जरूरत। अरे भाई बीज बोने से पहले क्यों? वही मतलब लैंड वगैरह ड्राई हो गया है, खराब है, उसको ठीक ठाक करने के लिए आपको कुछ आप इरिगेशन कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, तो वो सारा चीज तो वो जनरली हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के अंदर PSR को भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट सम ऑफ व्हाट? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सारे चीजों को आप कंबाइन कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में आप ये समझिए ना, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम लिखेंगे एज FIR, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसमें देखो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जितना पानी आपने कैलकुलेट किया वो तो आएगा ही आएगा, प्लस अब ये पानी आप फील्ड में डाल रहे हो, ये पानी आप कहां डाल रहे हो? फील्ड में डालोगे, खेत में डालोगे। मान लो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपने कैलकुलेट किया, इसके अकॉर्डिंग जितना डिस्चार्ज आ गया उतना ही डिस्चार्ज अपने अपने खेत में छोड़ दिया जहां पर फसल लगाया है, ठीक। तो क्या जो क्रॉप का कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट है या लीचिंग रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे याद करो, मैंने बताया था फील्ड लॉसेस भी होता है, फील्ड लॉसेस वगैरह होता है ना, खेतों से कुछ पानी मतलब रिमूव, मतलब एज ए सीपेज, ठीक है, और फिर रन ऑफ लॉस भी हो जाता है, फिर डीप पर्कुलेशन हो जाता है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल में कुछ पानी पेनिट्रेट कर जाता है, तो वो सारा चीज क्या है? फील्ड लॉसेस। तो हमें उस चीज को भी कंसिडर करके ओके वाटर को अपने खेतों तक पहुंचाना होगा। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू मतलब फील्ड तक आपको टोटल ओवरऑल कितना पानी पहुंचाना है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए जो पानी चाहिए, ओके लीचिंग वगैरह के लिए अगर चाहिए तो वो सारा चीज इंक्लूड कर देंगे, प्री सोइंग वगैरह के लिए चाहिए तो वो इंक्लूड कर देंगे, प्लस फील्ड लॉसेस को हमको कंसिडर करना होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ओके, उतना पानी अपने को कम से कम फील्ड तक पहुंचानी है, उस रेट से डिस्चार्ज अपने को अपने खेत तक पहुंचानी है, उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके, तो इट इज योर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड लॉसेस। समझिएगा चीजों को, ओके। फील्ड लॉसेस इस तरह से डिटेल में कोई नहीं बताएगा। अब ये जो फील्ड लॉसेस है ये दो तरह का होगा दोस्त, क्या मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। एक तो रन ऑफ होता है, फिर डीप पर्कुलेशन वगैरह होता है। ओके, डीप पर्कुलेशन हो गया मतलब ग्राउंड वाटर टेबल में जो पानी आपकी पेनिट्रेट कर जाती थी, ये फील्ड लॉसेस के अंदर में आ जाएगी, उस कैटेगरी में आ जाएगी, है ना। तो दिस इज योर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दैट इज FIR इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड लॉसेस। अब बात आती है कि इसे हम कैलकुलेट बेसिकली करें तो करें कैसे, है ना। आपने तो ये बता दिया, लेकिन हम करें तो करें कैसे इसे कैलकुलेट? तो इसको कैलकुलेट करने का और एक ट्रिक भी है हमारे पास, और वो ट्रिक क्या है? देखिए, आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को। फील्ड इरिगेशन इरिगेशन एफिशिएंसी मैंने आपको बता रखा था,
ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, इरिगेशन एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ा था। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी नीटा ए। नीटा ए बराबर क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, क्योंकि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के अंदर ही तो हम ये लॉसेस को कंसीडर करते थे, रन ऑफ और डीप परकोलेशन को। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर आपको निकालना है और यदि आपके पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मालूम, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को जस्ट डिवाइड करो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपका कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। क्योंकि ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी अपने अंदर किस चीज को समा रखा है, जो लॉसेस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फील्ड लॉसेस, उस चीज को समा रखा है। तो जस्ट नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फील्ड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से हमने डिवाइड किया, निकल गया चीज, निकल गया डेटा। क्या समझे? ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब सुनो कुछ कुछ छोटी छोटी बात, एक नोट बनाइए, एक नोट में चीजों को समझते हैं। सॉरी, अब नोट में क्या चीजों को समझेंगे, इफ मान लो अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट बराबर प्री सोइंग रिक्वायरमेंट दोनों है 0, अगर तो क्या हो जाएगा, अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट बराबर प्री सोइंग रिक्वायरमेंट दोनों हो गया 0, तो ये देखिए मैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को क्या लिख सकता हूं, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इस केस में नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे वैलिड होता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये ऐसा है तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम कैसे फिर लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर दम आपको लीचिंग करना ही पड़े, कि लीचिंग के लिए पानी देना ही पड़े, क्योंकि लीचिंग हम कब देते हैं, सॉल्ट अफेक्टेड अगर आपका हो गया है, मतलब सैलिनिटी बढ़ गया है एग्रीकल्चरल लैंड में, तब हमें लीचिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। सैलिनिटी को रिक्लेम करने के लिए, मतलब सैलाइन लैंड को रिक्लेम करने के लिए हमें लीचिंग करना पड़ता है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका सैलिनिटी कंसंट्रेशन जिस खेत में आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा हो ही गया हो, ऐसा भी तो कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि कभी कभी लीचिंग रिक्वायरमेंट ही 0 हो और प्री सोइंग रिक्वायरमेंट तो रिलेटिवली मैक्सिमम केसेस में 0 ही रहता है, वो जरूरत नहीं पड़ता, इट इज अ रेयर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। वो सिर्फ एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं चीजों को बता रहा हूं, है ना, कि अगर आ गया तो आ गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में अब क्या हो जाएगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू, जस्ट फिर से, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके, तो ऐसे केसेस में आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट किस चीज के बराबर हो जाएगा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बराबर। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी नीटा है। तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो कि लीचिंग रिक्वायरमेंट इक्वल टू प्री सोइंग रिक्वायरमेंट इक्वल टू 0, मतलब वो सारे जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उनका वैल्यू है 0, तब जाके ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, है ना। तो इस चीज को हम कह देते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब आपको दिमाग, आपका दिमाग चल रहा होगा, है ना, अब आपका दिमाग चल रहा होगा। अब हमको देखना है क्या, 4th नंबर पॉइंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखिए सुनिए, हमने सबसे पहले क्या देखा, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जस्ट उस क्रॉप को कितना पानी चाहिए
ये चीज आपने कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में देख लिया। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में फिर इफेक्टिव रेनफॉल वाला फैक्टर आ गया था। ठीक है भाई, वो बरसात का पानी भी तो यूज हो रहा है, तो इरिगेशन कितना करना पड़ा वो अलग से आपने निकाल लिया, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फिर बताया कि अगर लीचिंग वगैरह, अगर सेलाइन अफेक्टेड लैंड वगैरह है तो लीचिंग वगैरह या प्री सोइंग रिक्वायरमेंट वगैरह अगर हो रही होगी तो फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना चाहिए होगा, तो वो ऐड करके आपने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बता दिया। फिर तीसरा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, तो फील्ड तक हमको कितना पानी पहुंचाना है। तो आपको मालूम है जब मेरा पानी फील्ड तक पहुंचता है कैनाल के माध्यम से, खेतों तक पानी पहुंचेगी, तो वहां से कुछ ना कुछ लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ सरफेस रन अप एंड डीप पर्कुलेशन। मतलब वो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा फिर वहां पे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को अगर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा निकल जा रहा था फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। सिमिलरली अब निकालना है मेरे को ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहां पे, मतलब ये समझिए कि जो नदी है, बैराज वगैरह है, वहां से जो कैनाल में पानी एंटर होगी और फिर जाके फील्ड तक पहुंचेगी, तो कैनाल में कितना पानी एंटर करवाना है वो है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कैनाल में कितना पानी एंटर करवाना है, ये इसमें फिर क्या हो जाएगा, कन्वेयंस लॉस, मतलब कैनाल से लेके आपके खेतों तक पानी पहुंचते पहुंचते कितना वाटर लॉस हो जा रहा है, इस चीज को भी यहाँ पे देखना होगा, इस चीज के बारे में भी सोचना होगा। किस 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 तरह का लॉस यहाँ पे होगा, कन्वेयंस लॉस सीपेज के फॉर्म में लॉस हो सकता है, इवेपोरेशन के फॉर्म में लॉस हो सकता है, मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो वो सारे लॉसेस हो जाते हैं कन्वेयंस लॉस। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर मेरे को फिर निकालनी है कि मैं कैनाल से कितना पानी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, बेसिकली सॉरी, ये जो बैराज वाला सेक्शन है उसमें कितना पानी कैनाल में एंटर करवा रहा हूं, वो चीज है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमने निकाला है इसमें ऑलरेडी जो फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी उसको कंसीडर कर रखा है, मतलब फील्ड लॉसेस को कंसीडर कर रखा है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस आपका कन्वेयंस लॉसेस। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR विल बी इक्वल टू फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR प्लस कन्वेयंस लॉसेस। कन्वेयंस लॉसेस समझ में आ गया? ठीक है, अब ये कन्वेयंस लॉसेस बेसिकली प्रमुख जो होते हैं, सीपेज होता है, ठीक है, कैनाल के साइड से सीपेज होता है, स्लोप वगैरह से अगर अनलाइंड कैनाल वगैरह है, या फिर आपका इवेपोरेशन तो होता ही है सरफेस से, इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस। ओके, इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस, ये सारा हो गया कन्वेयंस लॉस। मतलब जो बैराज वाला सेक्शन है वहां से खेतों तक पानी पहुंचाने में कितना पानी लॉस हो जा रहा है, इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? ओके, आसान था यहाँ तक। तो इसलिए फिर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट को हमने निकाल लिया एज ए फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नीटा सी। नीटा सी इक्वल टू क्या है, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वेयंस, एक मिनट, कन्वेयंस, अरे यार एफिशिएंसी। अब बोलोगे आप सर ये सब चीज आप तो पढ़ाए नहीं थे, CIENCY एफिशिएंसी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ किधर पढ़ाया था। ये जो एफिशिएंसी वगैरह है, देखिए पहला ही बताया था वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी नीटा सी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। हाँ, जस्ट रिसेंटली लास्ट क्लास में तो हम जब गांव से आए वापस तब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को हमने डिस्कस किया था आपके लिए, है ना? तो ये सारा चीज पहले ही हो चुका है। तो इस तरह से फिर वो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी जो है, इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं किसको, ग्रॉस इरिगेशन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को, तो निकल जाता है अपना क्या, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। समझ में आया क्या बुझाया बात? ओके, अब देखिए यहाँ पे एक नोट आप और चिपका सकते हो, एक तरह से फॉर्मूला को और मॉडिफाई कर सकते हो। क्या, बेस्ड ऑन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। देखिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी देखिए ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR का जो वैल्यू आ चुका है आपके पास, GIR इसका वैल्यू क्या आ चुका है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का, ये आ चुका है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट FIR डिवाइडेड बाय कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो ये जो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR डिवाइडेड बाय वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये तो हो गया आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इनटू यहाँ पे वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी था ही, तो NIR डिवाइडेड बाय नीटा ए इनटू नीटा सी, इस तरह से भी आप लिख सकते हो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट को। तो ये वैल्यू इक्वल हो जाती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय नीटा ओ, यहाँ पे एक अलग ही एफिशिएंसी हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो अलग एफिशिएंसी है ये है क्या, दिस इज योर पॉइंट नंबर 5, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लेगा, नीटा ओ दिस इज योर ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ओवरऑल इरिगेशन इरिगेशन एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी। ये हो गया नीटा, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है, अभी अभी आपने देखा, नीटा ए इंटू नीटा सी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इंटू वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो अगर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया, ओके, और कुछ बना के और बोल रहा है कि ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी बताओ, तो आपको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी सारा कैलकुलेट करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तब निकलेगा ओवरऑल एफिशिएंसी, है ना। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस तरह से भी हो सकता है कि आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, मतलब जितने भी तरह के एफिशिएंसी है सभी का वैल्यू दे दिया, और भी 2-3 तरह का वैल्यू दे दिया, और बोल रहा है कि व्हाट इज ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी। तो वैल्यू आपके पास पहले से ही होगा, बस आपको ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी में एक नोट फिर से चिपका देंगे, नोट यहां पर क्या, इफ अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट इक्वल टू प्री सोइंग रिक्वायरमेंट इक्वल टू 0, तो ऐसे केसेस में फिर से क्या हो जाएगा, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है इट विल बी नथिंग बट कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR डिवाइडेड बाय नीटा ओ, दैट इज ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो ये सारा चीज था यहाँ पर। ओके, अब इसको अगर याद रखना है तो एक डायग्राम में आपको बना के समझा देता हूं, देखिए इस डायग्राम को समझिए। ये मान लीजिए आपका लैंड है, और इस पर्टिकुलर लैंड पे आपने लगा रखा है एक फसल, इस पर्टिकुलर लैंड पे आपने लगा रखा है एक फसल। अब यहाँ पे ये पत्ते दिखा देते हैं, ठीक है, ये फसल क्रॉप है आपने लगा रखा है, तो आपके जमीन पे कुछ ना कुछ बरसात भी हो रही है, उसको भी दिखा देते हैं। तो लेट्स सपोज ये पी इफेक्टिव रेनफॉल हो गया, पी इफेक्टिव। तो अब आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए, समझना, आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए जो पानी चाहिए, जो वाटर चाहिए, वो वाटर क्या है, वो वाटर है आपका कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, है ना, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। समझो, इस डायग्राम को हम यहां से लेके चलते हैं, कहां से, बैराज से लेके चलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका यहां से लेके चलते हैं, तब और अच्छे से पकड़ पाओगे। ये तो आपको, ये तो समझ में आ गया, ये फील्ड है आपका, ठीक है, फील्ड है, ये बैराज वगैरह है ना। यहाँ पे आपने बैराज बना रखा है, यहाँ पे लिख देता हूं बैराज। तो यहां से आपने कैनाल निकाला है, इनटेक है आपका, वाटर सोर्स है ये, तो कैनाल में वाटर जा रहा है, एंटर हो रहा है। तो ये जो वाटर एंटर हो रहा है कैनाल में, तो ये कौन सा, कितना पानी एंटर हो रहा है, क्या क्या पानी एंटर होगा, यहाँ पे क्या पानी एंटर होना चाहिए, यहाँ पे होगा कंजम्पटिव इरिगेशन, सॉरी, यहाँ पे एंटर होगा, कितना पानी एंटर करवाएंगे, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बराबर का पानी, GIR एंटर हो रहा है। GIR में से अब क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो जाएगी। तो वो वाटर कितना लॉस हो जा रही है, वो हो गया क्या, कन्वेयंस लॉस, कन्वेयंस लॉस। अब ये कन्वेयंस लॉस के अंदर है क्या क्या चीज, कन्वेयंस लॉस के अंदर है बेसिकली दो चीज जो मैंने लिखा था अभी अभी, सीपेज प्लस सरफेस इवेपोरेशन, सरफेस इवेपोरेशन, ठीक। तो चलिए, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बराबर का पानी आपने, ये कैनाल है आपका, यहाँ पे कैनाल भी लिख देता हूँ, कैनाल से निकाला तो उसमें से कन्वेयंस लॉस हो गया, तो बचा कितना, बचा जो पानी वो अब जो आगे जा रहा है, ये पानी है आपका फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बराबर का, ठीक है। अब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से भी कुछ ना कुछ फिर लॉसेस हो जाता है, और वो लॉसेस कितना हो जाता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट से, वो लॉसेस हो जाता है, उसे हम कहते हैं फील्ड लॉसेस,
फील्ड लॉस, है ना। अब ये फील्ड लॉस में क्या है, फील्ड लॉस में दो चीज है, क्या क्या एक मिनट, सरफेस रन ऑफ, एक तो सरफेस रन ऑफ प्लस डीप परकुलेशन, ये दो लॉसेस है फील्ड लॉसेस में प्रमुख। डीप परकुलेशन मतलब पानी ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जा रहा है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? डीप परकुलेशन ये लॉसेस हो गई, तो ये फील्ड लॉसेस आपने कंसिडर कर लिया। तो आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ फील्ड लॉसेस, जो वाटर आपके पास बच रहा है, जो वाटर आपके पास बच रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, जो आगे बढ़ेगा फिर उसे हम बोलेंगे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में फिर आपने कुछ कंसिडर कर रखा है, और वो क्या कंसिडर कर रखा है, इसमें जो वाटर एडिशनल आपने कंसिडर कर रखा था ये फिर सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो फिर बचेगा क्या, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जो एडिशनल हमने कंसिडर कर रखा था वो था लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड प्री सोइंग रिक्वायरमेंट PSR, है ना। तो इस तरह से ये सीढ़ी बन गई। तो ये इस तरह से डायग्राम याद रखिएगा, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट वगैरह याद रहेगा, जो फॉर्मूला वगैरह सारा चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो वो चीजें याद रहेंगी आपको। समझ में आ रही है? ओके। तो ये फिर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर नीचे आओ नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को उसमें ऐड, मतलब ये करेंगे, मतलब वहां से क्या करना अपने को, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है उसमें से अगर हम लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें बेसिकली, तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट ही निकलेगा, है ना। उसी तरह से वही चीज है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है इसमें से अगर हम फील्ड लॉसेस वगैरह को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल जाएगा। फिर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है इसमें से अगर हम ये कन्वेयंस लॉसेस वगैरह को सब्ट्रैक्ट कर दें तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकल जा रहा है ना। तो दिस इज योर लैडर डायग्राम, सीढ़ी वाला डायग्राम। ओके, अब चलिए यहां तक तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, सुनिए, नोट्स बनाते चलिए बहुत अच्छे तरीके से, समझ समझ के, है ना। बहुत डिटेल में अंदर जाके इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, सब चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी तरह का सवाल किसी भी तरह के एग्जाम में 90% से ज्यादा आप अचीव करोगे। ओके, जस्ट ट्रस्ट कीजिए। सबसे ज्यादा पानी किसमें, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, मतलब इसका वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा होगा। फिर फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR। इस तरह से ये सारी चीजें, ये अरेंजमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये अरेंजमेंट भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये अरेंजमेंट पूछ ले। ओके, सो वेल, इसी के साथ ये क्लास को मैं करता हूं यहीं पर समाप्त। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये जो मेथड मैंने आपको बताया था ये मेथड टू डिटरमाइन इवेपोट्रांसपिरेशन, इसमें से हम चालू करेंगे सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। ओके, या फिर जिसको हम कहते हैं फील्ड मेथड, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर दूसरा जो हम लोग करेंगे वो करेंगे इंपेरिकल मेथड, ये फिर दूसरे क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा मेथड है ना, एक ही क्लास में इतना सारा मेथड कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नहीं होगा डिस्कशन। तो पार्ट पार्ट में ये चीज, ये टॉपिक, इरिगेशन इंजीनियरिंग लगता दिखने में छोटा है लेकिन है नहीं, चीजों को बहुत इन डेप्थ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, अभी तो बहुत सारी चीज आने वाले हैं। ओके, तो ये सारा जो क्लासेस है दोस्तों, ये सारा क्लासेस आप ऐसे समझिए कि ये सारा क्लासेस आप सभी के लिए एज ए डेमो क्लासेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी बच्चे ने पूछा था कि डेमो क्लास है तो सर क्या आप कंप्लीट नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, ये अपने आप में संपूर्ण है, ये कंप्लीट ही है। ओके, इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ाना है। ओके, लेकिन डेमो क्लास है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपना BPSC AE के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग को बहुत परफेक्टली मतलब टैकल करते हुए चल रहे हैं आगे, जिसका बेनिफिट आप अदर एग्जामिनेशंस में भी उठा सकते हो। बट हमारा जो प्राइम फोकस है मेन, इट इज फॉर BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग। सो वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर एंड ज्वाइन इन द लक्ष्य बैच। डाउनलोड कीजिए कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड जो अपना लक्ष्य बैच है उसमें अपने नामांकन करवाइए, एनरोलमेंट करवाइए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय बिहार। कल मिलता हूं यही सब टाइम पे इन मेथड्स को लेके। ओके, देखिए ये डेमो क्लासेस हैं कुछ, और ये सारा टॉपिक खत्म होने के बाद ये तो आप लोग सभी देखेंगे, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्लासेस चल रहा है अपना, किस लेवल पे, किस डेप्थ पे पढ़ाया जा रहा है। इस चीज का जानकारी आपको मिलने के बाद मतलब मिल ही जाएगा उसको, क्योंकि जो पेड बच्चे हैं जो एनरोल कर रहे हैं
उनको अलग तो प्रोवाइड करना होगा, है ना। तो इस टॉपिक के बाद जो इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्लासेस होंगे रहेंगे वो ऐप के ऊपर ही लाइव चलेगा। जैसे अभी यूट्यूब पे लाइव चल रहा था इस सब्जेक्ट का, तो अब आगे जब हम कैनाल डिजाइन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो अपना टॉपिक है कैनाल डिजाइन, फिर डैम का डिजाइन करना है, कैनाल में फिर लाइन कैनाल, अनलाइन कैनाल, सारा कुछ है, उससे रिलेटेड कोडल प्रोविजन, लेसी थ्योरी, केनेडी थ्योरी, सारा कुछ पढ़ना है ना। वो करने के बाद सिल्ट थ्योरी है, बहुत सारा चीज, तो वो सब चीज, वो कैनाल डिजाइन वाला टॉपिक, फिर डैम डिजाइन वाला टॉपिक, फिर स्पिलवे वगैरह है, फिर वो क्रॉस ड्रेनेज सीडी वर्क वगैरह, मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, वो सारा चीज, सब चीज ऐप के ऊपर ही लाइव रहेगा। ओके, वेल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार। मिलता हूं कल।